नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल को जल्द अपना नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है क्योंकि सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति इस वक्त काफी संवेदनशील नजर आ रही है। कहीं बम धमाके हो रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं बवाल मचाया जा रहा है। हालांकि गिरफ्तारियां भी लोगों की हो रही हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इन बवाल के पीछे कौन है और जो बवाल कर रहा है सीआरपीएफ के जवान उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। अब देखिए, संदेश खाली में बम धमाके की खबर आती है। वहां पर एक मुस्लिम शख्स गिरफ्तार होता है। वो अपने घर में बम रखे हुए था, छुपाने जा रहा था, उसी दौरान बम फट जाता है। उसके बाद हावड़ा में भी भारी बवाल की तस्वीरें सामने आती हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर हिंसा भड़काई जाती है, बम फेंके जाते हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि टीएमसी वाले ये कर रहे हैं। अब टीएमसी वाले कर रहे हैं तो फिर सीआरपीएफ इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, बंगाल में सरकार बनने वाली है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हर किसी को डरा रही है। सब बोल रहे थे कि बीजेपी आएगी तो कानून का राज आ जाएगा। बीजेपी जीत गई, सरकार बेशक बनाने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन सीआरपीएफ तो तैनात है। सवाल तो केंद्र पर खड़े होने लगे हैं। नहीं, मैं एक करके आपको बताता हूँ। 4 बड़ी घटनाएं। सबसे पहले मुर्शिदाबाद वाला। हाँ। उसका बम बनाते वक्त दोनों हाथ उड़ गया। अच्छा। उसका नाम क्या है? मोहम्मद समथिंग करके है। शेख। हाँ, मोहम्मद शेख है। हावड़ा वाला जो कल बम धमाके हुए, और उसमें तो स्पष्ट है नाम कि एक सिकंदर नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। एक नारे तकबीर अल्लाह अकबर करती भीड़ आई और बम वगैरह से हमला किया। यहां भी कौन है? ये संदेश खाली वाले में कौन पकड़ा गया? फैजल शेख। हाँ, वो भी आप समझ रहे हैं। इसके अलावा कल भी हमने किया था एक, जिसमें वो उसी तरह अल्लाह अकबर नाराय तकबीर के नारे लगाते आ रहे हैं। वो कौन है? मैं 4 बड़ी घटनाएं बता रहा हूं। ये सब जगह से एक ही तरह के नारे क्यों आ रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपने कहा कि क्या कर रही है सीआरपीएफ। अगर सीआरपीएफ ना होती तो क्या होता, ये सोचिए। तुरंत कंट्रोल किया जा रहा है। होता यह था कि जब भी इससे पहले जब हिंसा होती थी तो हिंसा कंट्रोल नहीं होता था। यहां तो तुरंत जैसे ही पता चला कि घटना हुई, आके तुरंत उस जगह को कैप्चर किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। आपको पता है अब तक कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं? एक भी ऐसी घटना नहीं है, एक भी ऐसी घटना नहीं है जहां 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग नहीं हो जाए। हाँ। तो घटनाएं करेंगे। इतना बड़ा राज्य है, कौन घर के अंदर क्या कर रहा है, बम बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो करेगा, लेकिन करने के बाद बचेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, लेकिन ये करने की नौबत ही क्यों आने दी जा रही है? मान लिया मैं अपने घर में हूं। हाँ। और मैं बदमाश आदमी हूं, मैं अपने घर में बम बना रहा हूं। अब पुलिस को कैसे पता कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूं? हाँ, अगर बम बनाने की खबर लग गई और मैं नहीं पकड़ा जाऊं तब पुलिस दोषी है ना। बिल्कुल। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि उन लोगों को हमेशा से आदत है कि जब भी चुनाव होगा तो उन लोगों को हिंसा करना है, और हिंसा के द्वारा वो अपना वर्चस्व स्थापित करता है। वर्चस्व स्थापित कैसे करता है? ठेका पट्टी पे। तो टोल कौन वसूलेगा? जब तक 4 बम मारेगा नहीं तब तक वो सड़क पे बैठेगा, तभी ना उसको सब टैक्स देंगे। दहशत फैलाएगा। दहशत फैलाएगा तब टैक्स देंगे। तो वो तो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा माहौल बदला हुआ है। जैसे ही दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है तुरंत अरेस्टिंग। 500 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। सोचिए, 500 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई, इसका मतलब पुलिस प्रशासन बहुत प्रॉम्प्ट है। हाँ। यह है। घटनाएं होंगी दुनिया के किसी भी हिस्से में, अमेरिका में भी घटनाएं नहीं रोक सकता कोई। हाँ, घटनाओं के बाद प्रशासन का एक्शन कैसा होता है यह जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात और मैं आपको इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूं, ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? हाँ। जब चुनाव परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया। अभी शपथ नहीं लिया है सरकार ने। जब शपथ लेगी तब बीजेपी की सरकार होती है। अभी जो वहां होता है वो चुनाव आयोग के अंदर आचार संहिता अगर खत्म भी हो गई हो तो वो जो राज्यपाल होता है उसके अंदर सारा कुछ है। हालांकि अभी चुनाव आयोग के अंदर ही सब कुछ है। जब सरकार शपथ लेगी, विधानसभा भंग कर दी गई है, जब वो लेगी, जिस दिन से शपथ लेके फर्स्ट कैबिनेट बैठक होता है उस दिन से बीजेपी की सरकार काउंट होगी। तो अभी वहां किसी की सरकार नहीं है। तो अभी आपको भारतीय जनता पार्टी को दोष देना की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो सरकार में आएंगे तब उनको दोष देना है। अभी नहीं है वो। बीजेपी को दोष नहीं दिया जा रहा है। मैं सीधे ये कहा जा रहा है कि अगर केंद्रीय एजेंसियां यहाँ तैनात हैं, केंद्रीय एजेंसियां ही रोक रही हैं, वही रोक रही हैं इन घटनाओं को। हाँ। अब आते हैं क्यों हो रहा है। एक पार्टी को बहुमत आई, अब दूसरी पार्टी को यह लग रहा है
कि मेरा जो वर्चस्व था, रोड पर का वर्चस्व, विधानसभा में नहीं, वो खत्म हो जाएगा। मैं गुंडागर्दी करता था, सब्जी वाले से वसूली करता था। हाँ। मैं पता चला कि बालू छरी ईंट वाले से टैक्स लेता था, ये मैं टोल वसूलता था। मैं मतलब कि ये लोग करेंगे क्या? इन लोग को पता है कि सरकार बदली है, जनता जाग गई है, अब हमें कोई देने वाला है नहीं, तो ये क्या करेंगे? किसी को जाके 2 बम मार देंगे। मतलब दहशत फैलाएंगे पूरी तरह। यही तो कर रहे हैं। दहशत फैलाया ही इसलिए जा रहा है ताकि रोड पे मेरा वर्चस्व रहे। और कौन लोग हैं वो तो मैंने आपको 3-4 घटनाओं से बता ही दिया। लेकिन बीजेपी खुलकर आरोप लगा रही है कि टीएमसी के लोग ऐसा कर रहे हैं, हार की बौखलाहट में ऐसा हो रहा है। लेकिन टीएमसी तो साफ साफ कह रही है हमारे लोग नहीं है, हमें नहीं पता। अच्छा, आपको लगता है कि कह देगी टीएमसी की हमारे ही लोग हैं? ये जरा भी उम्मीद है? या बीजेपी है जो आरोप लगा रही है। देखिए, ये चलता रहेगा पॉलिटिक्स में। बीजेपी वाले कहेंगे कि टीएमसी कर रहा है, टीएमसी वाले कहेंगे कि हमारे नहीं है, बीजेपी के लोग हैं। एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। हाँ। ये नॉर्थ 24 परगना का वीडियो है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके घर में आए तोड़फोड़ करने। वीडियो में आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि मैं अपने इलाके के सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जानता हूं, ये बीजेपी का झंडा लगा के टीएमसी के लोग आके मेरे यहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वेश बदल कर आ रहे हैं, वो करेंगे, नाम और पार्टी का हाँ। चिन्ह बदल कर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो सीपीएम अपना ऑफिस कब्जा रही, जैसे कि बहुत सारे सीपीआईएम के ऑफिस ऐसे थे जिसपे टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। कांग्रेस का भी दफ्तर था। कांग्रेस का भी दफ्तर था। और तो छोड़िए, एक स्कूल टीचर मैंने देखा कि वो बेचारी आई थी, बाहर से कमाती थी बेंगलोर वगैरह में। अच्छा, उसको लगा कि अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाना है। अब उसको स्कूल के बच्चों को खाली करा के टीएमसी वालों ने वहां कब्जा कर लिया था, वो भी छुड़वा रही है। तो ये टीचर छुड़वा रहे हैं, सीपीआईएम के कार्यकर्ता खुश हैं, कांग्रेस के खुश है, बीजेपी वाले मदद कर रहे हैं कांग्रेस की। तो अपोजिट में कौन है? टीएमसी। अब बस टीएमसी वाले आखिरी, जब आपका किला है, जब किला दरकता है और बाहर का आक्रमण हो जाता है, तो कोशिश ये करते हैं कि अपना सामान लेके भागे। बिल्कुल। तो वही अपना आखिरी चीज बचाने की कोशिश में ये सब किया जा रहा है। पंकज जी, एक आपने जिक्र किया कि भेष बदलकर ये लोग आ रहे हैं, बीजेपी का बता रहे हैं, हालांकि टीएमसी के कार्यकर्ता। ये तो रिजू दत्ता भी बात बोल रहे थे, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, तो खुद बयान दिया ये। वही टीएमसी के प्रवक्ता है, कह रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ है वो बीजेपी के वर्कर ने नहीं किया है। हाँ। मैं उनमें से पहचानता हूं, बहुत सारे टीएमसी के भी बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बीजेपी का झंडा और गेरुआ गुलाल लगा के आ रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री राम करके किसी को मार दे रहे हैं, ताकि बदनामी हो जाए पहले ही, सरकार बनने के पहले। और उसके क्लिप को वो पहुंचा रहे हैं ऊपर, वो वायरल किया जा रहा है। अभी आपको पता नहीं है, सागरिका घोष हैं, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनपे एक केस हुआ है। उन्होंने फेक वीडियो शेयर किया बंगाल का बताकर। हाँ, क्या था उस वीडियो में? वीडियो में कोई फेक था, मैं ज्यादा एनालाइज नहीं करूंगा उस वीडियो को। अच्छा। लेकिन इतना जान जाइए कि वो गलत वीडियो शेयर कर रही थी कि हाय हाय क्या हो रहा है बंगाल में। मतलब अब नैरेटिव सेट की कोशिश करी जा रही है बीजेपी के खिलाफ। अंतिम कोशिश यह है कि किस तरह खुद को पीड़ित दिखाया जा सके। अच्छा। जिसने 12 साल प्रताड़ित किया बंगाल के समाज को, आज वो कह रहा है कि हम पीड़ित हो रहे, हमें कोई मार रहा है। अरे तुम्हें कौन मारेगा? तुमने तो पता नहीं सैकड़ों लोगों को मार डाला। आज तक हर चुनाव में जाके देखिए, ग्राफ देख लीजिए ना, पिछली बार 58, उससे पहले 121, ये सब मौत हुई है। अभी कितनी हुई? अभी सिर्फ 2 का आंकड़ा सामने है, वो भी हाल फिलहाल बचेंगे नहीं। पिछली बार फर्क ये है कि पिछली बार जब मर्डर हो जाता था तो कुछ एक्शन नहीं होता था, इस बार करने वाले बचेंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, इस बार करने वाले बचेंगे नहीं, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जो भी बंगाल में बवाल कर रहा है उन्हें छोड़ा भी नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 1100 से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं, 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हावड़ा में अभी आपने देखा बम बरसाकर, नारेबाजी लगाकर लोगों को डराने की कोशिश की गई, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से फैजल शेख ने धमाका करने की कोशिश की, बम बनाकर छुपा रहा था, सब पर कार्रवाई हो रही है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियां जो हैं, वो फोर्स जो है वो क्या कर रही है, तो जो लोग बवाल कर रहे हैं वो उन पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। फोर्स ये दिखा रही है कि बंगाल में अब बवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।